वेलकम टू ज्ञान सिरी फिजिक्स। इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियल गैस के बारे में। रियल गैस के ऊपर ये पहला वीडियो है, इसीलिए इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे। रियल गैस के इंट्रोडक्शन को हम लोग देखेंगे कि रियल गैस का इक्वेशन आइडियल गैस के इक्वेशन से कैसे डेविएट होता है, एक्सपेरिमेंटली क्या डिफरेंसेस होते हैं रियल गैस और आइडियल गैस के केस में। हम लोग वेरियल कोफिशिएंट को देखेंगे, बॉयल टेम्परेचर को देखेंगे, क्रिटिकल कांस्टेंट्स को देखेंगे और भी कुछ छोटे मोटे डेफिनेशन है इंट्रोडक्शन में, उसको हम लोग कवर करेंगे। ओके, अभी तक हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे। वहां पे हमने कुछ एजम्पशंस किया हुआ था। क्या एजम्पशंस किया हुआ था? पहला तो यही एजम्पशन किया हुआ था कि इंटरमोलिकुलर फोर्स फील्ड को हमने नेग्लेक्ट कर दिया था। मतलब हमारे पास जो गैसियस सिस्टम है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल है, उन मॉलिक्यूल के बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, लेकिन काइनेटिक थ्योरी में हमने क्या किया था, उसको नेग्लेक्ट कर दिया था। दूसरा चीज हमने क्या किया था, हमने एज्यूम कर लिया था कि ये जो मॉलिक्यूल है इनका साइज इतना छोटा है कि कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस हमने उसके साइज को भी नेग्लेक्ट कर दिया था। मतलब हमने दो चीज नेग्लेक्ट किया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। पहला इंटरमोलिकुलर फोर्स और दूसरा फाइनाइट साइज। ये दोनों चीज नेग्लेक्ट करने की वजह से हमें एक इक्वेशन ऑफ स्टेट मिला था, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ गैस, और वो इक्वेशन था PV इक्वल्स टू RT फॉर 1 मोल। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, एक बार मैं आपको रिकैप करवा दे रहा हूं। इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द पैरामीटर ऑफ द गैस। ओके, जो गैसियस सिस्टम है उसमें बहुत सारे पैरामीटर है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इनका जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है वही होता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। अगर आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट पता है तो आप इजीली कोई भी पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नोइंग अदर पैरामीटर। मतलब उस गैस के बिहेवियर को समझने के लिए ये इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वापस आते हैं काइनेटिक थ्योरी में, तो हमने ये दो चीज नेग्लेक्ट कर दिया, उसके वजह से हमें ये इक्वेशन ऑफ स्टेट मिल गया। क्वेश्चन ये है कि क्या ये इक्वेशन ऑफ स्टेट वैलिड होगा नाइट्रोजन गैस के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए? सिंपल सा आंसर है नहीं, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट वैलिड नहीं होगा इन जनरल। बट कुछ रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन, मतलब एज्यूम कर लीजिए कि प्रेशर बहुत ही कम है, अप्रोक्सीमेटली टेंस टू 0 है, तब ये वैलिड होता है। मतलब इन जनरल ये वैलिड नहीं है। अगर ये वैलिड नहीं है तो गैस के बिहेवियर को समझना हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई। इसको कैसे ओवरकम करेंगे? हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक नया इक्वेशन ऑफ स्टेट लिख सकते हैं जो कि रियल गैस के बिहेवियर को बताएगा, और हम लोग करेंगे भी अगले वीडियो में, जिसको हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। वहां पे क्या किया गया है, बस ये दोनों चीज जिसको हमने नेग्लेक्ट किया है, इंटरमोलिकुलर फोर्स और फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल, इन दोनों को इंक्लूड करके ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें दो करेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया है, और उसके बाद हमें एक इक्वेशन ऑफ स्टेट मिल जाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। ओके, अब हम लोग देखते हैं ये जो रियल गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन से कितना डेविएट हो रहा है, कितना आइडियल गैस के बिहेवियर और रियल गैस के बिहेवियर में अंतर आ रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। अभी हमने देखा इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस PV इक्वल्स टू RT। अगर मान लीजिए एक कंडीशन लेते हैं जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, ये राइट हैंड साइड में जो RT है वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग आइसोथर्मल केस लेते, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में PV इक्वल्स टू हो जाएगा कांस्टेंट, जिसको हम लोग बॉयल्स लॉ भी बोलते हैं। बॉयल्स लॉ क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, यानी जो भी गैस इस इक्वेशन को फॉलो करेगा वो आइडियल गैस होगा। इन अदर वर्ड, अगर कोई भी गैस आइडियल है तो वो ये रिलेशन को फॉलो करेगा, राइट? ये होना चाहिए। अगर हम लोग PV का ग्राफ प्लॉट करते हैं, PV वर्सेस P, मतलब x एक्सिस में P को लिखेंगे और y एक्सिस में P इंटू V को लिखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन PV वर्सेस P जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और पैरेलल टू P एक्सिस होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। ये रहा डॉटेड लाइन फॉर आइडियल गैस। तो अगर गैस आइडियल है तो ये डॉटेड लाइन होना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के केस में क्या हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन तो है बट पैरेलल टू P एक्सिस नहीं है, बल्कि इसमें एक पॉजिटिव स्लोप है। सिमिलरली इसको देखिए ऑक्सीजन वाले लाइन को, ये स्ट्रेट लाइन है बट इसमें एक नेगेटिव स्लोप है। सिमिलरली ये नाइट्रोजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात है,
नोट करने वाली क्या है, जब प्रेशर बहुत कम है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0 है, वहां पे ये सारे रियल गैस एक ही पॉइंट पे कन्वर्स कर रहे हैं जो आइडियल गैस का पॉइंट है। मतलब जब प्रेशर बहुत कम होता है, अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, तो सारी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। इसी के बारे में मैं आपको बात कर रहा था कि रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि रियल गैस जो है वो आइडियल गैस से डेविएट हो रहा है। अब ये था लो प्रेशर पे। अगर सेम ग्राफ को हम लोग हाई प्रेशर पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डेविएशन जो है और अच्छी तरह दिखने लगा। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे रियल गैस और आइडियल गैस में उतना ही ज्यादा अंतर आता जाएगा। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ पहले नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है। ऑक्सीजन का भी वैसा ही है, ये हाइड्रोजन का है और ये नाइट्रोजन का है। एक चीज और हमने पढ़ा था कि आइडियल गैस को परफेक्ट गैस भी बोलते हैं। तो अगर आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि रियल गैस जो है वो इम्परफेक्ट है। अगर परफेक्ट गैस की लाइन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए पैरेलल टू पी एक्सिस, तो इनका तो है ही नहीं, मतलब ये परफेक्ट नहीं है, ये क्या है, इम्परफेक्ट है। तो आइडियल गैस को हम लोग आइडियल और परफेक्ट गैस बोलते हैं, रियल गैस को हम लोग रियल और इम्परफेक्ट गैस भी बोलते हैं। यहाँ पे ये जो बिहेवियर है इसको तो हमें प्रेडिक्ट करने के लिए दूसरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ऑन्स ने एक इक्वेशन को प्रपोज किया जो रियल गैस के बिहेवियर को बताएगा और वो इक्वेशन था PV इक्वल्स टू A प्लस BP प्लस CP स्क्वायर प्लस DPQ प्लस ऐसे ही आप P के हायर ऑर्डर टर्म को लिखते जाइए अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे ABCDEF जितना भी आप लिखना चाहे लिखिए। ये जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है और इनको हम लोग बोलते हैं वेरियल कोफिशिएंट। और इनकी जो वैल्यू होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। मतलब B छोटा होगा A से, C छोटा होगा B से, D छोटा होगा C से, E छोटा होगा D से। मतलब इनकी वैल्यू जो हो रही है वो कम होते जा रही है। इससे होगा क्या कि ये जो हायर ऑर्डर टर्म है इनकी वैल्यू लो प्रेशर पे अप्रोक्सीमेटली 0 होती जाएगी। मतलब ये हायर ऑर्डर टर्म तभी कंट्रीब्यूट करेगा जब प्रेशर जो है वो सिग्निफिकेंटली हाई होगा। जब प्रेशर बहुत कम होगा तो हायर ऑर्डर टर्म का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 0 होगा। ओके, ये जो पहला कोफिशिएंट है A, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वीरियल कोफिशिएंट, दूसरे वाले को सेकंड वीरियल कोफिशिएंट, तीसरे वाले को थर्ड वीरियल कोफिशिएंट एंड सो ऑन। नाउ अभी हमने एक कंसेप्ट देखा। क्या कंसेप्ट देखा? जब P बहुत छोटा होता है तो आइडियल गैस और रियल गैस दोनों सेम हो जाते हैं, राइट। मतलब जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। मतलब ये इक्वेशन फॉर P टेंस टू 0 के लिए आइडियल गैस का इक्वेशन बन जाना चाहिए, राइट। जब P टेंस टू 0 होगा तो ये इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, PV टेंस टू A। और PV इक्वल्स टू आइडियल गैस के लिए क्या होता है, RT। इसका मतलब PV इक्वल्स टू RT और PV इक्वल्स टू A को कंपेयर करेंगे तो हमें A मिल जाएगा A इक्वल्स टू RT। तो हमें मिल गया फर्स्ट वीरियल कोफिशिएंट। फर्स्ट वीरियल कोफिशिएंट का मान होता है RT। एक एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है, ये जो B है वो लो टेम्परेचर पे लेस देन 0 होता है, मतलब नेगेटिव होता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसकी वैल्यू भी बढ़ने लगती है और एक टाइम पे ये 0 को क्रॉस कर जाता है और ये फाइनली पॉजिटिव हो जाता है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते जाएगा और फाइनली ये पॉजिटिव हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है। ओके, ये रहा हमारा ऑन्स का इक्वेशन PV इक्वल्स टू A प्लस BP प्लस CP स्क्वायर प्लस DPQ। इसको हम लोग डेरिवेटिव कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू P। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में डेल डेल P PV, राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव कर दीजिए। ओके, अभी डिस्कशन में मैंने बताया था कि लो और मॉडरेट प्रेशर पे ये जो हायर ऑर्डर टर्म का कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट 0 होता है। यानी लो और मॉडरेट प्रेशर पे इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं डेल डेल P PV इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू B। हम लोग हायर ऑर्डर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एक और कंसेप्ट देखा, B का कंसेप्ट देखा हमने कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है B नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू की तरफ आता है। मतलब बीच में कोई एक ऐसा टेम्परेचर आता होगा जब B हो जाता होगा 0, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो किसी एक पॉइंट पे ये 0 जरूर होता होगा। जिस टेम्परेचर पे B 0 हो जाता है उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द टेम्परेचर एट विच द सेकेंड वीरियल कोफिशिएंट बी वैनिसेस इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। मतलब एट बॉयल्स टेम्परेचर हम लोग लिख सकते हैं डेल डेल पी पीवी इक्वल्स टू 0 और पीवी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि किसी भी टर्म का अगर डेरिवेटिव 0 होता है मतलब वो टर्म होना चाहिए कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा फर्स्ट वीरियल कोफिशिएंट जो कि हो जाएगा आर टी। ओके, देयरफॉर ये जो ऑन्स का इक्वेशन है तो लो और मॉडरेट प्रेशर पे इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं पीवी इक्वल्स टू ए प्लस बीपी। ये कैसा इक्वेशन है ये देख लीजिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इंटरसेप्ट ए है और स्लोप बी है। इसीलिए लो प्रेशर पे जब हमने ग्राफ को ड्रॉ किया था तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सबके लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला था बट एक स्लोप था उसमें, राइट? और सबका इंटरसेप्ट था आइडियल गैस वाले के केस में, यानी पीवी इक्वल्स टू ए जो था इंटरसेप्ट इक्वल्स टू आर टी और बी जो था वो है स्लोप। हर गैस के लिए बी अलग अलग होगा इसीलिए हमें स्लोप अलग अलग मिला था। क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ अ गैस, इस कंसेप्ट को देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है। जब हम लोग किसी भी रियल गैस में टेम्परेचर को बहुत कम कर देते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है, मतलब गैस से क्या होता है वो लिक्विड बन जाता है। ओके, ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है। उसके आधार पे 3 क्रिटिकल कांस्टेंट को डिफाइन किया गया। पहला है क्रिटिकल टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है जिसके नीचे गैस गैसियस स्टेट में नहीं होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। मतलब अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे अगर आप रख देंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। आपने सुना होगा लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन। तो ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर, तो ये क्रिटिकल वैल्यू हो गया ना टेम्परेचर का, जिसके ऊपर वो गैसियस स्टेट में होगा और जिसके नीचे वो लिक्विड स्टेट में होगा। सिमिलरली दूसरा कांस्टेंट है क्रिटिकल प्रेशर। ये वो प्रेशर है जो सफिशिएंट होगा गैस को लिक्विफाई करने के लिए एट क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर पे आप चले जाइए और वहां पे ऐसा प्रेशर होना चाहिए कि वो प्रेशर सफिशिएंट है गैस को लिक्विफाई करने के लिए, तो वो प्रेशर हो गया हमारा क्रिटिकल प्रेशर। और तीसरा है क्रिटिकल वॉल्यूम। ये गैस का वो वॉल्यूम है जो 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई करता है क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे। मतलब आप क्रिटिकल टेम्परेचर पे चले जाइए, एट द सेम टाइम क्रिटिकल प्रेशर पे चले जाइए, उस टाइम पे जो गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। ओके, ये जो सारे फाइंडिंग्स है ना, ये कंक्लूजन ड्रॉ हुआ था एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड से। एंड्रयूज ने कार्बन डाइऑक्साइड पे एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसी एक्सपेरिमेंट से ये तीनों फाइंडिंग्स मिले हैं। मैं यहाँ पे एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट को डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, आप किसी भी टेक्स्ट बुक में उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ना हम लोग देखते हैं फिजिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वो तो था कि एक्सपेरिमेंट से मिला है, बट फिजिकली क्यों गैस लिक्विफाई हो रहा है, फिजिकली क्रिटिकल टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है, इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि रियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फील्ड होता है। ये फोर्स फील्ड जब भी कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड होता है इसका मतलब वहां पे एक पोटेंशियल है। यानी ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फील्ड है वो एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट कर रहा है सिस्टम में, जिसको हम लोग बोलते हैं VE। एज्यूम कर लीजिए क्योंकि एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन में है, ठीक है, तो उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी। ये काइनेटिक एनर्जी होगी ड्यू टू थर्मल मोशन और उसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2 kT और 5/2 kT। ये डिपेंड करेगा कि गैस की एटॉमिसिटी कितनी है। हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले चैप्टर में देखा था कि जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम टाइम्स ½ kT, राइट? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा, तो वहां से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। यानी घूम फिर के हम लोग ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होगी x इंटू kT। x जो है वो एक फैक्टर होगा, वो फैक्टर डिपेंड करेगा एटोमिसिटी ऑफ गैस पे। ओके, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है एट हाई टेम्परेचर उस समय क्या होगा, x kT की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो तो कांस्टेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। सपोज कीजिए कि ऐसा कंडीशन, इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि x kT जो है वो बहुत ज्यादा है VE से। उस केस में क्या होगा, कोई कंडेंसेशन नहीं होगा।
गैस मॉलिक्यूल का चूंकि थर्मल मोशन के वजह से काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो पोटेंशियल एनर्जी का जो वेल है उसको ओवरकम कर जा रहा है, यानी वो कभी कंडेंस होगा ही नहीं। और अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो क्या होगा, XKT बहुत छोटा होगा कंपेयर टू V, यानी ये अट्रैक्टिव पोटेंशियल इतना ज्यादा है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, कि ये थर्मल मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी मिली है वो सफिशिएंट नहीं है उस पोटेंशियल को ओवरकम करने के लिए। यानी कंडेंसेशन कब होगा, जब XKT या तो छोटा होगा V से या फिर इक्वल होगा, वो क्रिटिकल कंडीशन है। ओके, यानी क्रिटिकल कंडीशन पे ऐसा टेम्परेचर जिस केस पे काइनेटिक एनर्जी और अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल हो जाएंगी, वो टेम्परेचर होगा क्रिटिकल टेम्परेचर, उसको हम लोग बोलेंगे TC। TC हो जाएगा VE/XK। अब आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा कि आइडियल गैस के केस में लिक्विफिकेशन क्यों नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स फील्ड हमने नेग्लेक्ट कर दिया था। उसको नेग्लेक्ट करने की वजह से कोई भी अट्रैक्टिव पोटेंशियल मिला ही नहीं हमें। अगर हमें अट्रैक्टिव पोटेंशियल नहीं मिला है तो हर समय काइनेटिक एनर्जी होगी गैसियस मॉलिक्यूल में, कोई पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं होगी, कोई पोटेंशियल वेल ही नहीं होगा, तो कंडेंसेशन कहां से होगा। इसीलिए हमने देखा था आइडियल गैस के केस में लिक्विफिकेशन नहीं होता है, क्योंकि वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स फील्ड नहीं होता है और उसके वजह से ऐसा चेंज इन स्टेट ही नहीं होता है। मतलब ऐसा स्टेट जहां पे काइनेटिक एनर्जी पहले पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगी, फिर डिक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से कम हो जाएगी। इसको अगर हम लोग समराइज करके देखेंगे तो क्या क्या हमें डिफरेंस मिला रियल गैस और आइडियल गैस में। पहला, इक्वेशन ऑफ स्टेट जो रियल गैस का होगा वो PV=RT नहीं होगा, हमें कुछ और इक्वेशन ऑफ स्टेट चाहिए होगा जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिराइव करेंगे। दूसरा, रियल गैस जो है उसको हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं टेम्परेचर को रिड्यूस करके, आइडियल गैस को नहीं कर सकते। रियल गैस में जो मॉलिक्यूल का साइज है वो फाइनाइट होगा, आइडियल गैस में हमने उसे निग्लेक्ट कर दिया था। चौथा, कि रियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स फील्ड एग्जिस्ट करेगा जिसको हमने आइडियल गैस में नेग्लेक्ट कर दिया था। यहाँ पे मैंने रियल गैस के सारे इंट्रोडक्शन को कवर कर लिया है। आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट और भी बहुत कुछ चीज देखेंगे। सी यू, थैंक यू।